औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर और हमने स्टार्ट कर रखी है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की हिस्ट्री में जो पहला साइंटिस्ट था वो था एरिस्टोटल, जिसे आप उर्दू में अरस्तू बोलते हैं। उसने मोशंस के हवाले से कुछ बातें की, बट उसने कोई लॉ वगैरह नहीं दिया। पहला साइंटिस्ट जिसने फिजिक्स के अंदर मोशन को डिस्कस किया और अपने लॉज दिए वो है जी न्यूटन। न्यूटन फिजिक्स के वो बहुत बड़े नामवर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली दफा जो है ना मोशन के बारे में अपने लॉज दिए। इनके 3 लॉज हैं, फेमस लॉज हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नेम है जी। पब्लिश एम्पिरिकल लॉ। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ये स्टूडेंट्स एम्पिरिकल लॉ है। और एम्पिरिकल लॉ वो लॉ होता है जो कि एक्सपेरिमेंट से हम निकालें, डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ऐसा लॉ जो हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाले उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल लॉ। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये एम्पिरिकल लॉ है। ये क्या है जी? एम्पिरिकल लॉ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन भी है, एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है। ये एम्पिरिकल लॉ है। सेकेंडली इसकी बुक थी न्यूटन्स की प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया। और 1687 में इसने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या किया? पब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 1687 और प्रिंसिपिया इसकी बुक थी जिसमें इसने अपना लॉ पेश किया। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं डिस्कस करता हूं कुछ हिस्ट्री, न्यूटन से पहले की हिस्ट्री। इस तरह समझाता हूं आपको। फर्ज करें एक बुक जो है वो मेज के ऊपर पड़ी है, वो रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। आप 1 घंटा के बाद देखिए वो उधर ही पड़ी होगी, रेस्ट में होगी। आप 2 दिन के बाद, 1 साल, 2 साल, जितने अरसा के बाद भी देखिए वो रेस्ट में ही रहेगी। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, हाँ कोई फोर्स ना लगाए। फिर अगर हम किसी बॉडी को मूव करवाएं, लेट्स सपोज मेरे पास बॉल है, मैं उसको मूव करवाता हूँ, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। क्या करती है? रुक जाती है। साइंटिस्ट ने फिर ये सोचा कि हर बॉडी जो वो रेस्ट चाहती है। वो क्या चाहती है? रेस्ट चाहती है। एक बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहेगी। बॉडी को मूव करवाया, फिर वो रेस्ट में आ गई। तो साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है फिर भी रेस्ट में आएगी। लेकिन न्यूटन जो थे, न्यूटन, इन्होंने कहा नहीं जी, आपकी पहली बात ठीक है, अगर तो कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं मूव करता रहूं। इफ अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, रुक क्यों जाती है बॉडी? तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से चीजें जो है, मोशन जो है वो रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो मोशन कभी भी ना रुकती। अगर हम ये फ्लैट सरफेस नजर आती है, स्मूथ, हालांकि स्मूथ नहीं होती। अर्थ के ऊपर कोई भी जगह आप ऐसे नहीं बना सकते जहां पे फ्रिक्शन ना हो, हर जगह फ्रिक्शन मौजूद है। तो मोशन रुकती क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन मोशन जो है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। फिर न्यूटन ने अपना पहला लॉ कुछ इस तरह पेश किया। ये इसकी स्टेटमेंट है जी। क्या है जी? स्टेटमेंट है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, हत्ता कि हम उसके ऊपर कोई बैलेंसिंग फोर्स जो है ना लगाएं। स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगा। शर्त क्या है? कोई उसके ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स हम ना लगाएं। तो ये है जी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम भी है जो कि बहुत ही मशहूर है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। लेकिन आपको समझ आ चुका होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। अब पढ़ते ही हैं इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया से पहले आपको पता होना चाहिए इनर्शिया किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनर्शिया इनर्शिया स्टूडेंट्स किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी in which it maintains its state। स्टेट कौन सी हो सकती है? रेस्ट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है। ठीक है जी। ये किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसे उर्दू में अगर हम बोले तो बोलते हैं जिद। क्या बोलते हैं? जिद बोलते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इन व्हिच इट मेंटेन्स इट्स स्टेट, के जिसमें बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करता है। लेट्स सपोज एक बॉडी रेस्ट में है, वो चाहता है मैं रेस्ट में रहूं, ये इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, वो चाहता है वो भी करता रहूं, ये इनर्शिया है। फर्स्ट करें आप चलती गाड़ी लेकर छलांग लगाएं तो आप थोड़ा सा साथ भागते हैं। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे, आपकी बॉडी चाह रही थी कि हम किस में हो जी, मोशन में ही हो। तो ये क्या है? इनर्शिया है। याद रखें, एग्जांपल में समझाता हूं। आपके पास एक बाइसाइकिल है, एक हैवी गाड़ी जैसे ट्रक है, आप दोनों पे फोर्स लगाएं। किसको मूव करवाना आसान है? बाइसाइकिल को। क्यों? बाइसाइकिल का मैस कम है। अगर तो मैस कम है, उसे मूव करवाना आसान, मतलब उसकी जिद कम, मतलब इनर्शिया कम। अब एक हैवी ट्रक है, उसको आप फोर्स लगा भी दें तो आप उसको मूव नहीं करवा सकते। क्यों? उसका मैस ज्यादा है। मैस ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया जो है, असल में इनर्शिया जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैस ही है। इनर्शिया असल में क्या है? इनर्शिया क्या है? असल में क्या है? मैस को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको? मैस को। मैस ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैस ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मैस कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक बाइसाइकिल आ रहा है, उसको रोकना आसान है। क्यों? मैस कम है, इनर्शिया कम है। इस तरह अगर ट्रक आ रहा है, उसको रोकना भी मुश्किल। क्यों? उसका मैस ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम एमसीक्यू है कि इनर्शिया का यूनिट क्या होता है। क्योंकि इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है मैस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैस को। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, इनर्शिया का यूनिट भी क्या होगा? किलोग्राम ही होगा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनर्शिया क्या है जी? ये मेंटेन करता है स्टेट को किसी बॉडी की। और फर्स्ट लॉ भी यही है बिल्कुल। फर्स्ट लॉ में भी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो मूव ही करना चाहता है। इस वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिगार्डिंग टू इनर्शिया। इनर्शिया के ही मुताबिक है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसी वजह से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यहां तक ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी, हम हर जगह अप्लाई न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं कर सकते। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है जी? लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसकी क्या है? कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन सी क्या है जी? पहली लिमिटेशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट्स which have high speed comparable to
लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है? c इक्वल टू 3 क्रॉस 10 टू पावर इज 8 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड बहुत हाई है, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिबल मतलब इसके तकरीबन बराबर है, उस पे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ना वो अप्लाई नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल, हम अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव स्पीड कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के तकरीबन स्पीड बराबर होती है, उन पे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? देखिए, जब भी कोई चीज मूव करती है विद स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल मूव करती है, तो उसमें एक इफेक्ट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या आ जाता है इसमें? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाए फिर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था इसका लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन 2 क्या है जी? लिमिटेशन 2 है इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को डायरेक्टली सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल ही होती है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या यूज करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अगर आ जाए तो हम यूज करते हैं रिलेटिविटी मतलब आइंस्टाइन की इक्वेशंस। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये इसकी लिमिटेशन नंबर 2 है। लिमिटेशन नंबर 3 को हम कर सकते हैं जी कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल in non-inertial frame of reference। स्टूडेंट्स, non-inertial frame of reference में भी ये न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता, न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पे बात हुई है जी non-inertial frame of reference, तो डिस्कस करते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां से आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं रूम के अंदर हूं, मैं देखता हूं मैं यहां पे हूं, मेरा डिस्टेंस जो है दीवार से कितना है, तो ये जगह है रूम और दीवार, ये मेरा क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, आप बस के अंदर है, कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो बस आपका क्या होगा? वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। स्टूडेंट्स, याद रखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप्स हैं जी। एक आप बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरे को हम बोलते हैं जी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों की जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स, इनर्शियल वर्ड निकला है इनर्शिया से। इनर्शियल क्या है? कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म उसकी स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन ही के साथ वो क्या करेगा जी? मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन लिख लें तो बेहतर होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेंड्स वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच एक्सेलरेशन इज 0 इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन 0 कब होगा? या तो बॉडी रेस्ट में हो
बॉडी रेस्ट में भी हो एक्सेलरेशन जीरो होता है, या यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ कोई बॉडी मूव कर रहा हो फिर भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा इसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके अंदर जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है। क्या है जी? न्यूटन फर्स्ट लॉ इसमें क्या है जी? वैलिड। वैलिड का मतलब होता है इस पे अप्लाई हम कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट्स क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो तब नहीं होगी बॉडी मोशन में हो और मोशन भी यूनिफॉर्म ना हो। मोशन भी क्या होगी? यूनिफॉर्म ना हो, फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो फिर जो है आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने ये पॉइंट लिखा भी है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है कि अर्थ जो है, अर्थ भी मोशन में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कौन सा है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल? स्टूडेंट्स अगर देखा जाए अर्थ की मोशन बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, असल में होना तो ये नॉन इनर्शियल ही चाहिए था, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कंसीडर करते हैं कि अर्थ की मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? एक्सेलरेशन जीरो है, और अर्थ को भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है जितने भी टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है जी, कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो है जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ठीक है जी, कहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अर्थ जो है वो कंसीडर करते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यकीनन ये टॉपिक कंप्लीट आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।